जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार जेकेएम स्टडी पॉइंट पर। मैं आपके लिए लेके आ चुका हूं आज आरपीएफ भर्ती 2024 आ गया पूरा पेपर, जिसमें जीके, रीजनिंग, गणित तीनों के क्वेश्चन होने वाले हैं। पूरा का पूरा पेपर होने वाला है, 120 क्वेश्चन होने वाले हैं। वर्दी होगी आपके सीने पर। हम आपके सीने पर वर्दी देखना चाहते हैं। वर्दी पाने के लिए आपको क्या करना होगा, कड़ी मेहनत करनी होगी और आपको 24 में से लगभग 10 घंटे लगातार रोज मेहनत करनी पड़ेगी और पढ़ाई करनी पड़ेगी। और आपकी तैयारी को मजबूती प्रदान करने के लिए रोजाना आपके सुबह और शाम, सुबह गणित की क्लास आपके, फिर आपके रीजनिंग की क्लास दोपहर को लगाई जाएगी और आपके शाम को जीके, रीजनिंग और मैथ्स तीनों का सामूहिक एक पेपर लगाया जाएगा। 3 क्लासें आपके दिन की हम लगाएंगे और आपको ये क्वेश्चन सभी रट लेने हैं। रट लो, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा, क्योंकि तैयारी करने का मौका आपको दोबारा नहीं मिलने वाला है। तो सभी क्वेश्चन को रट लेना है और अपनी तैयारी को क्या करना है, मजबूत करना है और अपनी तैयारी का आकलन करते रहना है। ज्यादा टाइम पास ना करते हुए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। उससे पहले देख लेते हैं, अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो तोली है मुट्ठी भर जमीन, अभी तोलना आसमान बाकी है, अभी तोलना आसमान बाकी है। चलेंगे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करने और विनिमय करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कौन सा अधिनियम लागू किया था? चार्टर अधिनियम 1833, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया अधिनियम 1784, भारत सरकार अधिनियम 1919। यहाँ पर प्रश्न में क्या पूछा है, ध्यान से पढ़ना है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, उस कंपनी को क्या किया, नियंत्रित और क्या किया, विनियमित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने भारत का कौन सा अधिनियम लागू किया था? भारत में कौन सा अधिनियम लागू करके ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या बढ़ाया था, प्रभुत्व बढ़ाया था और क्या किया गया था आपके, इसके कौन सा कानून लाया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था। बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब वो कब लाया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट आपका आया था 1973 में, 1773 में आया था, जब आपके 1857 की क्रांति भी नहीं हुई थी। 1857 की क्रांति तो कब हुई थी? 1800 में हुई थी। उससे पहले, उससे लगभग कितने साल पहले, 90 साल के आसपास पहले ये रेगुलेटिंग एक्ट कानून आया था, जिसके अंतर्गत क्या किया गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी को बढ़ाया गया था, भारत पर अधिकार करने के लिए बनाया गया। इसके लिए क्या किया गया, इसके अंतर्गत क्या किया गया, क्षेत्रीय संपत्ति बनाए रखना, भारत की क्षेत्रीय संपत्ति बनाए रखने के लिए अनुमति दी और कंपनी की गतिविधि और कामकाज पर क्या कर दिया गया, विनिमय करने की मांग की इस अधिनियम में। और क्या किया गया था, इस अधिनियम के माध्यम से पहली बार ब्रिटिश कैबिनेट को भारतीय मामलों में नियंत्रण रखना, यानी ब्रिटिश सरकार है जो भारतीय मामले थे, आपस में राजा महाराजाओं के आपसी मामले थे या फिर किसी भी प्रकार के आपसी मामले थे, उनमें क्या किया गया था, हस्तक्षेप किया गया था। और आपके सबसे मुख्य बात इसमें क्या है, बंगाल में जो आपके गवर्नर था, गवर्नर के पद को हटाकर क्या कर दिया था, गवर्नर जनरल। बंगाल का क्या कर दिया था, गवर्नर जनरल, ये आपके कर दिया गया था। पहले क्या था, खाली बंगाल का क्या था, गवर्नर था, उसका पद बदल कर क्या कर दिया गया था, गवर्नर जनरल कर दिया गया था। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आयात पर लगे कर को क्या कहा जाता है? टैरिफ, बिक्री कर, आयकर, सीमा शुल्क। यहाँ पर जल्दी से कमेंट में आना चाहिए कि सर जी आपके आयात क्या होता है सर जी, यानी कि आयात क्या होता है, दूसरे देशों से चीजें मंगवाना, चीजें जो मंगवाई जाती है, यानी कि भारत ने आपके कहाँ से, चीन से आपके क्या किया है, इलेक्ट्रॉनिक सामान इंपोर्ट करवाया, इलेक्ट्रॉनिक सामान मंगवाया, या फिर आपके भारत ने चावल मंगवाए, या फिर आपके सब्जियां मंगवाई, फल मंगवाए, कुछ भी चीजें आपकी जो आपके उपयोग की है, जो सिर्फ आपके काम की चीजें हैं, भारत ने क्या किया, दूसरे देशों से मंगवाई है, तो उनको क्या किया जाता है, आयात कहा जाता है। जैसे निर्यात, आयात और निर्यात में अंतर बता देता हूँ। निर्यात क्या होता है, निर्यात जैसे कि भारत ने गेहूं भेजे, गेहूं किसे भेजे थे, आपके जर्मनी को भारत ने गेहूं भेजे, वो क्या हो गया, निर्यात, गेहूं का क्या हो गया, निर्यात हो गया। फिर आपके क्या हो गया, आपके भारत ने और बहुत सारी चीजें जो दूसरे देशों को भेजी, फल बेचे, सब्जियां भेजी और अलग अलग चीजें आपके भारत ने बाहर विदेशों में भेजी, तो उनको क्या कहा जाता है, निर्यात कहा जाता है। यहाँ पर आयात पर लगे कर को क्या कहा जाता है, आयात पर लगे कर को एकदम करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा आपके, ये एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, टैरिफ। आयात पर यानी दूसरे देशों से जो चीजें मंगवाई जाती है तो क्या लगाया जाता है, दूसरे देशों पर कर लगाया जाता है, जिससे भारत सरकार को टैक्स मिलता है और भारत सरकार पैसे कमाती है, तो उस कर को क्या कहा जाता है, आपके टैरिफ कहा जाता है। जो क्या है, आयात वस्तुओं की ड्यूटी उस पर लगाया जाता है। और आपके ये क्या होता है, टैरिफ कितने प्रकार का होता है, आपके 3 प्रकार का होता है। बाउंड टैरिफ होता है आपके, और आपके कौन सा होता है, आपके प्रिफरेंशियल टैरिफ होता है, और मोस्ट फेवर्ड नेशनल टैरिफ होता है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
सर जी हमें भी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना है। किस नंबर पर? 7976775547। इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना है। हमारी टेक्निकल टीम क्या कर देगी, आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ देगी। लेकिन सर जी मैं तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ नहीं सकता, तो आपको क्या करना है, चैनल के पेज पर जाना है, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक पर क्लिक करना है और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाना है। टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने से आपके नंबर भी दूसरों को नहीं पता चलेगा और आपकी प्राइवेसी भी बनी रहेगी। ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा एक जीवित पौधे की कोशिका का ओस्मोसिस द्वारा पानी कम हो जाता है और सिकुड़ जाता है, उसे कहा जाता है प्लाज्मोसिस, आपके साइटोलिसिस, फिर ब्लास्टोलिसिस कहा जाता है या हेमोलिसिस कहा जाता है। जहाँ पर क्या होता है कि किसी भी कोई जीवित पौधा है उसकी कोशिका में क्या होता है, ऑस्मोसिस के द्वारा क्या हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है। पानी की कमी हो जाती है और वो क्या करने लग जाता है, सिकुड़ जाता है, आपके क्या हो जाता है, मरने लग जाता है। जैसे कि हरा भरा पौधा है, फिर वो क्या हो गया, सिकुड़ गया, सूखने लग गया, तो उसको किस कारण से वो होता है, वो आपके होता है प्लाज्मोलिसिस। उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, प्लाज्मोलिसिस कहा जाता है, जिसमें क्या होता है, आपके पानी की हानि होती है। पानी की क्या होती है, कमी के कारण आपके क्या होता है, पौधा क्या करना है, जीव द्रव्य सिकुड़ जाता है। क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है, संकुचन होता है, संकुचन होता है, तो जिससे क्या होता है, वो पौधा सूखने लग जाता है और आपके ये बहुत ही कम होता है। इसके प्लाज्मोसिस के परिणामों में बहुत ही कम होते हैं और आपके ये कुछ विशेष स्थितियों में ही होता है, जहाँ पर जैसे कि रेगिस्तान है या फिर रेगिस्तानों में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर झाड़ियाँ होती है, तो झाड़ियाँ क्या करती है, गहराइयों तक अपनी जड़ों को घुसा के रखती है, तो उससे क्या उसको पानी मिल जाता है। लेकिन यदि कहीं आपने गमले में पौधा उगा रखा है तो उसको आपने 10 दिन तक पानी नहीं दिया, तो वो क्या करने लग जाएगा, पानी की कमी से वो क्या करने लग जाएगा, सूखने लग जाएगा, तो उसको क्या कहा जाता है, प्लाज्मोलिसिस कहा जाता है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी पर्वतीय श्रृंखला है? अल्पस है, हिमालय है, एंडीज है या रॉकी है? यहाँ पर सभी का करेक्ट आंसर आना चाहिए कि कौन सी आपकी दक्षिण अमेरिका, किसकी बोल रखा है, दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी पर्वतीय श्रृंखला बताना है। दक्षिण अमेरिका कौन सा है, आपके महाद्वीप है। दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका क्या है, आपके महाद्वीप है, उसकी सबसे लंबी पर्वतीय श्रृंखला बताना है। आपके हिमालय तो हो ही नहीं सकता, हिमालय तो कहाँ है, आपके भारत, तिब्बत, चीन और नेपाल, इन सभी देशों में आपके क्या हिमालय फैली हुई है। इंडीज, रॉकी और अल्पस, इन तीनों से बताना है, इनमें से कौन सी हो जाएगी आपके करेक्ट आंसर। यहाँ पर सभी का करेक्ट आंसर कौन सा आ रहा है, इंडीज हो जाएगी। दक्षिण अमेरिका की क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी हो जाएगी, इंडीज हो जाएगी, जो लगभग आपके कितनी फैली हुई है, आपके अकाटामा मरुस्थल में भी है। कहाँ पर है, ये दक्षिण अमेरिका का एक मरुस्थल है, अकाटामा मरुस्थल तक फैली हुई है। और इस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एंकागुआ। आपको ये याद रखना है कि माउंट एंकागुआ, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके एंडीज, आपके पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, माउंट एंकागुआ हो जाएगी। इसकी ऊंचाई कितनी है, आपके 7000 मीटर, कितनी है, 7000 मीटर ऊंचाई हो जाएगी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक के लोकप्रिय रूप में के नाम से जाना जाता है, WTO, विश्व बैंक आर्थिक मंच या फिर आपके IMF बर हो जाएगा। यहाँ पर जल्दी से बताना है कि आपके अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक को लोकप्रिय रूप यानी कि इसका दूसरा नाम क्या है, जिसको ज़्यादा लोग जानते हैं, लोकप्रिय रूप के नाम से जाना जाता है, यानी दूसरा नाम कौन सा है जिसको ज़्यादा लोग ना जानते हैं, इसका नाम करेक्ट क्या हो जाएगा, आपके बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, विश्व बैंक। विश्व बैंक को क्या कहा जाता है, अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक कहा जाता है। विश्व बैंक उसका दूसरा नाम है, जो ज्यादा लोगों को बताया, ये क्या है, लोकप्रिय नाम हो जाएगा। और बताएंगे इसके बारे में, विश्व बैंक का कार्य क्या होता है, यो क्या करता है, विकासशील देश, जो विकासशील देश है, भारत जैसे विकासशील देश है, उनको क्या करता है, लोन देता है, उनको क्या देता है, पैसे देता है और अपने विकास में, उनकी विकास में सहभागिता निभाता है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मंगल ग्रह के कितने प्राकृतिक उपग्रह है, कोई नहीं हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा या 2 हो जाएगा। सर जी प्राकृतिक उपग्रह क्या होता है, प्राकृतिक उपग्रह क्या होता है, जैसे चंद्रमा है, जो पृथ्वी के क्या करता है, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, किसके, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, और ये क्या है, नेचुरल है, यानी प्राकृतिक रूप से आपके चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो ये क्या हो जाएगा, आपके पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा हो जाएगा, चंद्रमा है। वो कौन है, एक प्राकृतिक उपग्रह है, वो है चंद्रमा। और आपने मानव निर्मित और कृत्रिम उपग्रह तो बहुत सारे छोड़ रखे हैं, लेकिन आपका प्राकृतिक कौन कितना है, 1 है। उसी तरह आपके मंगल ग्रह के ऊपर कितने चांद है, मंगल ग्रह पर कितने चांद है, 2 चांद है, कितने हैं, डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी को लॉक कर देंगे। मंगल ग्रह के 2 चांद
चांद है जो उसकी क्या करते रहते हैं, लगातार उसकी परिक्रमा करते रहते हैं और उसके क्या है, प्राकृतिक उपग्रह है। और मंगल ग्रह के बारे में क्या देख लेते हैं, जैसे कि पृथ्वी आपके कितने डिग्री अक्ष पर झुकी हुई है, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री आपके अक्ष पर झुकी हुई है। वैसे ही मंगल ग्रह कितने डिग्री पर झुका हुआ है, आपके 25 डिग्री आपके किस कौन से अक्ष पर झुका हुआ है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट में स्थित है, भुवनेश्वर में है, कोच्चि में है, मुंबई में है या विशाखापट्टनम में। जो जवाहरलाल नेहरू आपके पोर्ट ट्रस्ट है वो कहाँ पर स्थित है, यानी कहाँ पर स्थित हो जाएगा, वो एकदम करेक्ट आंसर सभी का आना चाहिए, जिसको क्या कहा जाता है, और आपके क्या कहा जाता है, नहावा सेवा। क्या कहा जाता है, नहावा सेवा। ये आपके दूसरा नाम है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट का, जो आपके मुंबई में स्थित है। सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और क्या देखेंगे, ये आपके कहाँ पर है, पश्चिमी समुद्री तटों के ऊपर, मुंबई में स्थित है। पश्चिमी समुद्र तटों के ऊपर सबसे बड़ा आपकी क्या हो जाएगा, सहायक पोर्ट है। क्या है, सबसे बड़ा सहायक पोर्ट है, भारत का सबसे बड़ा क्या है, सहायक पोर्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। आपके किण्वन की प्रक्रिया को खोज किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, रॉबर्ट कोच ने, एडवर्ड जेनर ने या लुईस पास्चर ने। यहाँ पर किण्वन क्या होता है, जैसे कि आपके क्या होता है, दूध होता है, दूध में अपन क्या डालते हैं, दही डालते हैं, तो किण्वन होके क्या बन जाता है वो दूध। यदि उसमें थोड़ी सी खटास डालेंगे तो वो क्या बन जाएगा, दही बन जाएगा। उसी प्रकार उसमें क्या होता है, बैक्टीरिया होते हैं जिनको क्या बोला जाता है, लैक्टिक अम्ल डाला जाता है, लैक्टिक अम्ल होते हैं, और लैक्टेट वो बैक्टीरिया होते हैं, वो क्या करते हैं कि दूध को खाकर क्या बना देते हैं, दही बना देते हैं। उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, किण्वन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, किण्वन कहा जाता है। तो उस प्रक्रिया की खोज सबसे पहले किसने की थी, वो एकदम करेक्ट आंसर कौन सा हो रहा है, सभी का एकदम करेक्ट आंसर आ रहा है, डी को लॉक कर देंगे। लुईस पास्चर ने आपके क्या की थी, आपके किण्वन की खोज सर्वप्रथम की थी। और देख लेते हैं इसके बारे में, ये क्या होते हैं, ये कौन थे, लुईस पास्चर कौन थे, एक टीकाकरण वैज्ञानिक, क्या थे, टीकाकरण वैज्ञानिक, और पाश्चुरीकरण की खोज भी इन्होंने की थी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस वर्ष में आधुनिक ओलंपिक खेलों को जिम्नास्टिक में शामिल किया गया था, 1896 में, 1988 में, 1900 में या 1972 में। यानी जो आधुनिक ओलंपिक खेलों में जिम्नास्टिक जो होता है उसको ओलंपिक खेलों में कब शामिल किया गया था। यहाँ पर सभी का करेक्ट आंसर क्या आ रहा है, 1896। लगभग आप आज से लगभग 130 सालों पहले, कितने, लगभग 130 सालों पहले आपके आधुनिक आपके ओलंपिक खेलों में जिम्नास्टिक को शामिल किया गया था। और देखेंगे आपके कब किया गया था, 1896 के कब हुए थे, 1896 में जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुए थे उनमें आपके इन जिम्नास्टिक को शामिल किया गया था। जिम्नास्टिक में कितने भाग है, जिम्नास्टिक के 3 भाग है, एक क्या है, कलात्मक हो जाएगा आपके, और कौन कौन सा है आपके, दूसरा कौन सा हो जाएगा, एक कलात्मक है, दूसरा कौन सा हो जाएगा आपके, लयबद्ध जिम्नास्टिक, कलात्मक जिम्नास्टिक, और तीसरा कौन सा हो जाएगा आपके, टेम्पोलिन। क्या हो जाएगा, टेम्पोलिन हो जाएगा। ये आपके क्या है, जिम्नास्टिक के 3 प्रकार है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वाणिज्यिक बैंकों का मुख्य कार्यों के अंतर्गत आता है, कच्चे माल की पूर्ति, सभी बैंकों को नियंत्रित करना, मुद्रा प्रिंट करना या जमा स्वीकार करना। कच्चे माल की आपूर्ति तो आपको सभी को पता होगा, आप सभी लगभग किसान पुत्र होंगे। कौन होंगे, किसान पुत्र होंगे। तो कच्चे माल की आपूर्ति कौन करता है, फैक्ट्रियों को किसान करता है। किसान अपने खेतों में फसल बोता है, फिर उससे कच्चा माल होता है, वो कहाँ देता है, वो फैक्ट्रियों में देता है। सभी बैंकों को नियंत्रित करना, सभी बैंकों को नियंत्रित कौन करेगी, भारत सरकार के अंतर्गत जो सबसे बड़ा बैंक होगा वो सभी बैंकों को नियंत्रित करेगा। मुद्रा प्रिंट कौन करेगा, आपकी आरबीआई। कौन करता है, आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक करता है। और जमा राशि स्वीकार करना, यानी जो आपके वाणिज्यिक बैंक होते हैं वो क्या करते हैं, आपके जमा स्वीकार करते हैं। जो जमा राशि होती है, कोई व्यक्ति पैसे जमा कर रहा है उसको स्वीकार करते हैं। कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी को करेक्ट कर देंगे, डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देख लेंगे आपके लगभग ये कब शुरू हुआ था, आपके 1956 से ये शुरू हुआ था। आपके बैंकिंग अधिनियम के तहत वाणिज्यिक बैंक संगठित हुआ था 1956 में। और अपने क्या करता है, अपने ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करता है। ग्राहकों को कोई सेवाएं प्रदान करता है, जैसे सुरक्षा जमा करवाना, और क्या होता है, पूंजी निर्माण के लिए बचत, किसानों आपके ग्राहकों के लिए बचत करता है। और क्या करती है, कृषि व्यवसाय के लिए क्या देता है, लोन देता है। ये सभी कार्य कौन करता है, आपके वाणिज्यिक बैंक करता है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्य शैली है,
बर्दो छम हो जाएगा, भरतनाट्यम हो जाएगा, घुमुरा नृत्य हो जाएगा, या बिहू हो जाएगा। ये सब कौन से हो जाएंगे? बर्दो छम हो जाएगा, घुमुरा नृत्य हो जाएगा, बिहू हो जाएगा। ये सब क्या है? आपके लोक नृत्य है। क्या है? आपके लोक नृत्य है। इसमें से बिहू तो आपके किस में किया जाता है? असम में किया जाता है। और ये क्या है? आपके फसल पर जब नई फसल आती है तो उसकी खुशी में कौन सा नृत्य किया जाता है? बिहू नृत्य किया जाता है। कहाँ किया जाता है? असम में किया जाता है। और आपके शास्त्रीय नृत्य, भारत में कुल मिलाकर कितने शास्त्रीय नृत्य? 8 शास्त्रीय नृत्य है, जिसमें कथक हो जाएगा, भरतनाट्यम हो जाएगा, कुचिपुड़ी हो जाएगा। ये सब आपके क्या शास्त्रीय नृत्य है। और ये शास्त्रीय नृत्य कौन सा होगा? सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी होती है? भरतनाट्यम हो जाएगी। बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। भरतनाट्यम में कितने कलाएं होती है? कलाएं कितनी होती है? आपके 3 होती है। पहली कौन सी होती है? आपके भावम, यानी कि जो आप भाव प्रकट करते हो। दूसरी कौन सी हो जाएगी? आपके रागम, यानी राग, यानी गाना गाया जाता है, उसको क्या बोला जाता है? रागम बोला जाता है। और तीसरी कौन सी हो जाएगी? आपके तालम, यानी कि ताल मिलाना। आपके पहले तो भाव प्रकट करना है, वैसे मुद्रा, फिर आपके क्या करना है? राग प्रकट करना है, फिर आपके क्या करना है? ताल मिलाना, ताल से ताल मिलाना। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सतह के एक इकाई क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को कहा जाता है? दबाव, आघूर्ण, टार्क या घनत्व। सतह के एक इकाई क्षेत्रफल, यानी क्या बोलता है? इकाई क्षेत्रफल के ऊपर क्या कार्यरत बल को क्या कहा जाता है? एकांक क्षेत्रफल लगने वाला बल। यहाँ पर इसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट मतलब क्या है? एकांक, इकाई क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है? एकांक क्षेत्रफल, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल। एकांक क्षेत्रफल लगने वाले बल को क्या बोला जाता है? दाब बोला जाता है। यहाँ पर दाब तो ऑप्शन में है नहीं, लेकिन यहाँ क्या दे रखा है? दबाव, यानी कि एकांक क्षेत्रफल लगने वाले बल को क्या बोला जाता है? दबाव बोला जाता है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका मात्रक, दबाव का मात्रक क्या हो जाएगा? आपके पास्कल, पास्कल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? आपके दबाव का मात्रक होता है, यानी एक बार बार क्या है? मात्रक है। एक बार बराबर कितना होता है? 10⁵ पास्कल हो जाएगा। करेक्ट आंसर। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्षेत्रफल के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? चीन है, ब्राजील है, रूस है या यूएसए है? यहाँ पर सभी को कमेंट में उत्तर आना चाहिए कि सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से, यदि जनसंख्या के पूछे, जनसंख्या का पूछे। टेक्निकल टीम क्या बोल रहे हो आप? टेक्निकल टीम जोर से बोलो। यूएसए। यूएसए नहीं होगा, यही तो गलती है टेक्निकल टीम की। ये टेक्निकल टीम की क्या हो गई? माइनस मार्किंग हो गई। यूएसए नहीं होगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। दुनिया के सभी सबसे अमीर देशों में यूएसए आ सकता है, लेकिन आपके यूएसए दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्या बोला है यहाँ पर? क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल में कौन सा हो जाएगा? आपके रूस हो जाएगा। रूस इतना बड़ा है कि उसके कितने टाइम जोन है? लगभग 13 टाइम जोन है, जो कितने अलग अलग जगहों पे होते हैं। यानी कि रूस के एक कोने पर सुबह हो गई है, लेकिन एक कोने पर क्या है? अभी रात की 12 बज रही होगी, यानी 6 से 7-8 घंटे का फर्क रहता है, या फिर ज़्यादा घंटों का क्या रहता है? फर्क रहता है। दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा हो जाएगा? रूस हो जाएगा। सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। जनसंख्या का पूछे आपके, तो पहले कौन था? चीन था। अब कौन हो गया है? भारत हो गया है। 2011 के अनुसार, 2011 के अनुसार पूछे आपको, तो आपका 2011 के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से चीन हो जाएगा सबसे बड़ा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जल निकायों में मेंढकों द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? आयोडीन की, यूरेनियम की, लोहा की या जस्ता की? जो मेंढक आपके क्या हार्मोन स्त्रावित करते हैं? कौन सा हार्मोन? थायरोक्साइड। थायरोक्साइड आपके हार्मोन स्त्रावित करते हैं, तो उसके लिए उनको किस चीज़ की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है? उनको सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है आपके, सभी का एकदम करेक्ट आंसर आना चाहिए कि मेंढकों को इस चीज़ की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है, जिससे वो कौन सा आपके हार्मोन स्त्रावित करते हैं? थायरोक्सिन हार्मोन स्त्रावित करते हैं। यहाँ पर सभी का करेक्ट आंसर कौन सा आ रहा है सर जी? यहाँ पर सभी का करेक्ट आंसर कौन सा आ रहा है? आयोडीन। थायरोक्सिन हार्मोन को स्त्रावित करने के लिए मेंढकों में किसकी आवश्यकता होती है? आयोडीन की आवश्यकता होती है, जिसके कारण वो सबसे महत्वपूर्ण हार्मोन होता है, यानी थायरोक्सिन। और आपके एक क्वेश्चन और बनता है, मेंढक कौन सा हार्मोन स्त्रावित करते हैं? तो कौन सा हो जाएगा? थायरोक्सिन। थायरोक्सिन हो जाएगा। और आपके यहाँ पर क्या देख लेते हैं, ये कौन करता है? मानव भी क्या करते हैं? थायरोक्सिन हार्मोन स्त्रावित करते हैं। कौन करते हैं? मानव भी क्या करते हैं? थायरोक्सिन हार्मोन स्त्रावित करते हैं। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में बायोस्फीयर रिजर्व निम्नलिखित में से कौन सा है? पूर्वी घाट, सुंदरवन, पश्चिम घाट या मिजोरम पर्वत? यहाँ पर सभी का करेक्ट आंसर आना चाहिए कि भारत में जो बायोस्फीयर है, जिनको किसके अंतर्गत लिया गया है? यूनेस्को, UNESCO, यूनेस्को है, विश्व धरोहर सूची बनाती है, वो किस को आपके बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में शामिल किया गया है? ये आपके करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपके बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, सुंदरवन। सर जी ये सुंदरवन कहाँ है? जब गंगा,
गंगा जो नदी है आपकी, गंगा नदी कहाँ जाती है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में होते हुए वो आपके कहाँ मिलती है? आपके समुद्र में मिलती है। कहाँ मिलती है? समुद्र में मिलती है। तो वो कौन सा डेल्टा बनाती है? सुंदरवन डेल्टा। डेल्टा बनाती है। सर जी डेल्टा क्या होता है? जब नदी यहाँ से एक नदी, बड़ी नदी आ रही है, किधर जा रही है? इधर जा रही है, और वहाँ समुद्र के पास जाकर वह क्या हो जाएगी? छोटी छोटी धाराओं में बढ़ जाएगी। क्या होगी? छोटी छोटी धाराओं में बढ़ जाएगी। तो उसके बीच में तो क्या हो जाएगी? बड़े बड़े घने वन हो जाएंगे। क्या बन जाएंगे? वन हो जाएंगे। यहाँ पर भी वन हो जाएंगे, यहाँ पर भी वन हो जाएगा, यहाँ पर भी वन हो जाएगा, और छोटी छोटी धाराओं में मिल बहकर क्या होती है? समुद्र में मिलती है। तो इन सभी बीच वाली जगहों को क्या कहा जाता है? आपके डेल्टा बनाती है। डेल्टा, या फिर क्या बोलते हैं? डेल्टा ई वन। डेल्टा ई वन है आपके सुंदरवन डेल्टा वन है, उसको क्या किया गया है? आपके बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में शामिल किया गया है। यहाँ पर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी को लॉक कर देंगे। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर क्या आ चुका है? अब आपके रीजनिंग का क्वेश्चन आ चुका है। यदि आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है, किससे जुड़ना है? व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। क्या नंबर हो जाएंगे? 7976775547। ये आपके नंबर हो जाएंगे। इस नंबर पर क्या करना है? व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। हमारी टेक्निकल क्या कर देगी? टीम क्या कर देगी? आपको व्हाट्सएप ग्रुप है जोड़ देगी। टेक्निकल टीम जोड़ दोगे व्हाट्सएप ग्रुप से? ठीक है, बिल्कुल आप, हमारी टेक्निकल टीम बोल रही है जोड़ देगी। तो दी गई आकृति में कितने समकोण त्रिभुज बनाए जा सकते हैं? यानी समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या होता है? जहां पर एक कोण क्या हो? 90 डिग्री का हो। कौन सा हो? एक कोण क्या हो? 90 डिग्री का हो, और दूसरे कोण कुछ भी हो सकते हैं। 90 डिग्री के कोण कितने बन रहे हैं? यहाँ पर यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ पर क्या बन रहा है? एक ये 90 डिग्री का बन रहा है, एक कोण हो जाएगा, एक त्रिभुज हो जाएगा। फिर दूसरा ये बन रहा है 90 डिग्री का, ये दूसरा त्रिभुज हो जाएगा। यहाँ पर ये 90 डिग्री का बन रहा है, लेकिन ये त्रिभुज नहीं है, यहाँ पर टेढ़ी लाइन है। एकदम ऐसे सीधी लाइन होती थी यदि भी त्रिभुज होता है, लेकिन ये नहीं होगा। यहाँ पर एक और ये बन रहा है, ये तीसरा हो गया। फिर यहाँ पर एक और ये बन रहा है, ये चौथा हो गया। यहाँ पर ये सीधी लाइन है, तो ये बन रहा है आपके पांचवा हो गया। फिर यहाँ पर एक ये बन रहा है, ये आपके क्या हो गया? छठा हो गया। यहाँ पर ये एक और बन रहा है, ये कौन सा हो गया? सातवां हो गया। यहाँ पर कितने समकोण त्रिभुज हो जाएंगे? यहाँ पर डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी को लॉक कर देंगे। यानी 7 त्रिभुज आपके समकोण त्रिभुज है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। 2 के बाद 0 दे रखा है, 0 के बाद 3 दे रखा है, 3 के बाद 5 दे रखा है, फिर 25 दे रखा है, फिर आगे क्या लगा रखा है? क्वेश्चन मार्क लगा है। आगे कौन सी संख्या आएगी? 127 आएगी, 125 आएगी, 119 आएगी, या 131 आएगी? यहाँ पर सभी का करेक्ट आंसर आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो ये आपको आना ही चाहिए। यहाँ पर टेक्निकल टीम क्या बोल रही है? सी कर रही है, कितनी देर से बैठे हुए। यहाँ पर देख लेते हैं कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सोल्व करेंगे। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, 2 0 3 फिर 5 फिर 25, इन सभी को लिख दिया है। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, यानी 2 को 1 से गुणा करेंगे, 2 से 1 से गुणा करेंगे, कितने आ जाएंगे? 2 आ जाएंगे। फिर इसमें से कितने घटा दिए? 2 घटा दिए, तो कितने बच गए? आपके 0 बच गया। फिर आपके क्या किया? 0 को कितने, फिर आपके क्या किया? 0 को किससे गुणा किया? 2 से गुणा किया। फिर कितना जोड़ दिया? 3 जोड़ दिया, तो आपके कितने बच गए? यहाँ पर 3 बच गए। फिर 3 को क्या गुणा किया? 3 को अगर 3 को आप कितने से गुणा करोगे? आपको 3 को 3 से गुणा करके -4 करोगे। 9 - 4 कितने हो गए? आपके 5 हो गए। और यहाँ पर क्या किया है? आपके 5 को किससे गुणा किया है? आपके 5 को आपके किससे गुणा किया है? 4 से गुणा करके आपके कितने जोड़ दिए? 5 जोड़ किए, तो कितने आ गए? 25 आ गए। अब आगे क्या होगा सर जी? यहाँ पर क्या हो रहा है? पहले 1 से गुणा करके आपके 2 घटा रहे हैं, फिर 2 से गुणा करके 3 जोड़ रहे हैं, फिर 3 से गुणा करके 4 को घटा रहे हैं, फिर 4 से गुणा करके 5 को जोड़ रहे हैं। अब क्या होगा? 5 से गुणा करके कितने घटाएंगे? आपके 6 घटा देंगे। क्या कर देंगे? 6 घटा देंगे। 5 से गुणा करके 6 घटाएंगे। ये स्टेप बाय स्टेप चलता रहा है। 25 × 5 कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा। 125 में से 6 जाएंगे, कितने हो जाएंगे? 119। यहाँ पर सभी का करेक्ट आंसर क्या आ रहा है? सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी को लॉक कर देंगे। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक निश्चित कोड भाषा में यदि ड्रीम को क्या लिखा जाता है? 41 85 11 3 के रूप में कोड किया जाता है, तो उसी भाषा में पोर्ट को किस रूप में लिखा जाएगा? यहाँ पर सभी का करेक्ट आंसर आना ही चाहिए, क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन होने वाला है। आप जल्दी से कमेंट में आंसर बताइए, तब तक मैं क्या कर लेता हूँ? पानी पी लेता हूँ। यहाँ पर ध्यान से देखें तो DREA और एम लिख दिया है। अब इसको ध्यान से देखिए, डी कितने नंबर पे आता है? सर जी डी आता है आपके 4 नंबर पे आता है।
आर कितने नंबर पर आता है आपके, आर आता है आपके 18 नंबर पर। ई कितने नंबर पर आता है आपके 5 नंबर पर आता है। ए कितने नंबर पर आता है 1 नंबर पे आता है। और एम कितने नंबर पे आता है आपके 11 नंबर पे। सर जी ये नंबर कैसे आ गए? यदि हम ए बी सी डी को लिखते हैं ABCD EFGHI आपके JKLMNOPQRSTUVWXY और Z। यदि इनको गिने, एक ये कितने नंबर पर आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 10 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, फिर 14 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ये 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 हो गया और ये 26 हो गया। यहाँ पर उल्टा सीधा हो गया, लेकिन ये कितने हो गए? 26 अक्षर हो गए। कितने हो गए आपके? 26 अक्षर हो गए टोटल। इन संख्याओं को यानी इनके क्रमांक संख्याओं को यहाँ पर लिख रखा है डायरेक्टली। तो आपके PORT, पी कितने नंबर पर आता है सर जी? आपकी पी आपके आता है 16 नंबर पर। ये मुझे सब आते हैं क्योंकि मेरी प्रैक्टिस है, मैंने बहुत से क्वेश्चन ये रोज सोल्व करवाता हूँ, इसलिए मेरी प्रैक्टिस है। पी कितने नंबर पे आ गया? 16 नंबर पे आ गया। ओ कितने नंबर पर आएगा सर जी? वो आपके आ जाएगा 15 नंबर पर। 15 नंबर पर ओ आ गया है। फिर आपके आर, फिर आपके आर कितने नंबर पर आता है? आर आपके आता है 18 नंबर पर। फिर आपके टी, टी कितने नंबर पर आता है आपके? टी आपके आता है 20 नंबर पर। यहाँ पर ये देखना है 16 15 18 20, ये कहाँ लिख रखा है? यहाँ पर 15 से शुरू हो रहा है, ये गलत हो जाएगा। फिर यहाँ पर कितना लिख रखा? 16 15 18 और 20, यानी कि करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी को लॉक कर देंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन आने वाले हैं, बस घबराना नहीं है। क्वेश्चन को देख के घबरा जाओगे तो क्वेश्चन नहीं होगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से 5 में से 4 एक निश्चित तरीके से एक समान है और ये इसलिए एक समूह बनाते हैं। वह कौन सा है जो समूह से संबंधित नहीं है? BC LK MN XY और NO, ये क्या है? सभी क्या है? एक 4 कौन से एक समूह बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक समूह में आते हैं, लेकिन कौन सा अलग हो जाएगा? XY अलग है, NO अलग है, या BC अलग है, या LK अलग है? यहाँ पर ध्यान से देखिए, यानी B के बाद क्या आता है? C आता है। JKL, K के बाद क्या आता है? K के बाद आता है L, ठीक है। फिर MK के बाद क्या आता है? N आता है। फिर X के बाद क्या आता है? Y आता है। MN, N के बाद क्या आता है? O आता है। लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है? यहाँ पर गलत दे रखा है सर जी, क्योंकि L के बाद K आता है, K के बाद L नहीं आता है। यहाँ पर ये अलग हो जाएगा, यानी कि कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? L के करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी D एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अलग बताना था तो अलग क्या हो जाएगा? L के हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर उस विकल्प को रखें जो प्रथम जोड़े पर लागू तर्क के अनुसरण करता है। हर्ड एलिफेंट, हियर्ड एलिफेंट है। प्राइड क्या हो जाएगा? लोरेंस हो जाएगा, टाइगर्स हो जाएगा, वोवेल्स हो जाएगा, फॉक्सेस हो जाएगा। यहाँ पर जल्दी से सभी का करेक्ट आंसर आना चाहिए कि यानी कि यहाँ पर क्या दे रखा है आपके? एलिफेंट। एलिफेंट के समूह को क्या कहा जाता है? एलिफेंट के समूह को, एलिफेंट यानी हाथियों के समूह को क्या कहा जाता है आपके? हर्ड कहा जाता है। क्या कहते हैं अंग्रेजी में? हर्ड कहा जाता है। सर जी हमें तो अंग्रेजी आती ही नहीं है। तो अंग्रेजी सीखो, धीरे धीरे अंग्रेजी सीखो। मुझे भी नहीं आती है, लेकिन मैं आपको पढ़ाने के लिए अंग्रेजी खुद सीख रहा हूँ और आपको भी सिखाने की प्रयास कर रहा हूँ। यानी कि क्या कहा जाता है कि एलिफेंट के ग्रुप को क्या कहा जाता है? हाथियों के समूह को क्या कहा जाता है? हर्ड कहा जाता है। तो आपके प्राइड किसके समूह को कहा जाता है? प्राइड आपके किसके समूह को कहा जाता है? आपके प्राइड आपके कहा जाता है शेरों के समूह को। शेरों के समूह को क्या कहा जाता है? आपके प्राइड कहा जाता है। यानी प्राइड क्या हो जाएगा आपके? LION, लोयन के समूह को क्या कहा जाएगा? प्राइड कहा जाएगा। ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए को लॉक कर देंगे। और देख लेंगे आपके टाइगर के समूह को क्या कहा जाता है? आपको कहा जाता है आपके टाइगर के समूह को क्या कहा जाता है? स्ट्रिक कहा जाता है। फिर आपके क्या देख लेंगे? वोवेल्स को समूह को क्या कहा जाता है? PAC के कहा जाता है। पाक क्या जाता है? फिर आपके क्या जाता है? फॉक्सेस। लोमड़ियों के समूह को क्या कहा जाता है? आपके स्कूल्स क्या कहा जाता है? SKULK, स्कूल को कहा जाता है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक बॉक्स में 3:2:1 के अनुपात में पेन, पेंसिल और रबर है। यदि पेन, पेंसिल और रबर का क्रमशः मूल्य कितना हो जाएगा? 3 रुपये, 2 रुपये और 2 रुपये है, तो बॉक्स पर खर्च की गई राशि 135 है। तो बॉक्स में पेनों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो ये तो आप सभी को आना ही चाहिए। ऐसे क्वेश्चन मैं रोजाना करवाता हूँ, तो आपको ये क्वेश्चन तो आ जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कोई गलती करने की कोई भी आपकी गुंजाइश नहीं रहती है। मैंने आपको क्या कहा है? जहाँ पर भी अनुपात वाले सवाल दे रखे हों,
कौन से सवाल आपके, जहां पर भी आपके अनुपात वाले सवाल दे रखे हो उनको क्या करना है, आंख बंद करके किससे गुणा करना है, x से गुणा कर देना है। किससे गुणा कर देना है, x से गुणा करके फिर उनको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। 100% आपके उत्तर सही निकल के आएगा, बिल्कुल भी गलती करने का चांस नहीं रहेंगे। यहाँ पर इनको क्या करेंगे, x से गुणा करेंगे, ये क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, फिर 2x हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 1x हो जाएगा। इनमें यदि पेन पेंसिल उनके मूल्य दे रखा है और यानी रुपए कितने खर्च हुए, टोटल 135 हुए, तो पेन के कितने रुपए हो गए, 3 रुपए का पेन है, 3x इंटू 3 प्लस कितना हो जाएगा 2x इंटू कितना हो जाएगा 2 प्लस कितना हो जाएगा आपके 1x इंटू 2 बराबर कितना आ जाएगा आपके 135 आ जाएगा। इनको सोल्व करने पर x बराबर कितना आ रहा है जल्दी से कमेंट में बताओ। यहाँ पर जल्दी से सभी का करेक्ट आंसर आना चाहिए कि इन सभी को गुणा करने पर कितना आ जाएगा। इनको क्या करेंगे, 3 इंटू 3 कितना होता है 9x प्लस कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 कितना होता है 4x प्लस कितना हो जाएगा 1 इंटू 2 कितना होता है 2 इंटू x हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा 135 हो जाएगा। 9 और 4 कितने होते हैं 13, 13 और 2 कितने हो गए 15 हो गए। 15x बराबर कितने होते हैं 135 होते हैं। यदि कि अपन 15 का भाग यानी x इधर है, इधर गुणा में है, तो या किधर क्या चला जाएगा भाग में चला जाएगा, कितना आ जाएगा 135 बटा कितने हो जाएंगे 15 आ जाएंगे। 15 का पहाड़ा 9 बार बोलेंगे कितने आ जाएंगे 135 आ जाएंगे। x बराबर कितने आ गए 9 आ गए। अब यहाँ पर क्या दे रखा है आपके बॉक्स में पेनों की संख्या ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करना है, पेनों की संख्या ज्ञात करनी है। पेनों की संख्या कितनी हो जाएगी आपके 3x, पेनों की संख्या कितनी हो जाएगी 3x हो जाएगी। 3 इंटू एक्स करेंगे, 3 इंटू 9 करेंगे, x का मान रखेंगे कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। यानी यहाँ पर पेनों की संख्या कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी को लॉक कर देंगे, 27 हो जाएगी पेनों की संख्या। बहुत ही आसानी से क्वेश्चन हो जाने वाले, तो बिल्कुल नहीं घबराना है, घबराने की कोई बात नहीं है। और यदि आपको ऐसे ही अच्छी अच्छी क्लासों का लिंक चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए 7976775547। इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, हमारी टेक्निकल टीम आपको क्या कर देगी व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देगी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक दुकानदार ने एक वस्तु को कितने रुपए में 92 रुपए में खरीदी और इसे कितने रुपए में 115 रुपए में बेच दिया, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जहां पर भी आपके लाभ प्रतिशत दे रखा हो वहां पर आंख बंद करके क्या निकालना है, अंतर निकालना है, दोनों के बीच का अंतर निकालना है। क्या हो जाएगा 115 में से कितने जाएंगे 92 जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे आपके 115 में से 92 जाएंगे तो कितने आ जाएंगे आपके, ये आपके 15 तो ये, फिर आपके कितने 8, ये 15 और 8 कितने हो जाएंगे आपके 23। यानी कि अंतर कितना आ रहा है आपके 23 अंतर आ रहा है। अब इसका क्या निकाल देंगे, प्रतिशत निकालेंगे। 23 का किसके सापेक्ष निकालेंगे, यानी क्रय मूल्य के सापेक्ष क्या निकाल देंगे, प्रतिशत निकाल देंगे। तो कितना आ जाएगा 92 क्रय मूल्य, या जहां पर पहले वाली संख्या, जहां पर पहले यानी कि बॉक्स में यदि ऐसा बोल दे कि बॉक्स में 100 पेन थे, 100 में से 50 निकाल दिए तो कितने बचे, कितने प्रतिशत पेन बचे, तो अपन क्या निकालेंगे 100 में से 50 का अंतर निकालेंगे और फिर 100 के सापेक्ष क्या निकालेंगे 50 का प्रतिशत निकालेंगे, यानी 50% आ जाएगा। ऐसे ही आपके क्या करना है कि पहले जो जितना रुपए में खरीदा था यानी क्रय मूल्य है उसके सापेक्ष क्या निकालना है, प्रतिशत निकालना है। तो इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा आपके, इसको सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा आपके आ जाएगा 100/4। कितना आ जाएगा 100/4 आ जाएगा, क्योंकि 23 का भाग आप 92 में देंगे कितनी बार चला जाएगा 4 बार चला जाएगा। फिर 4/100 कितना हो जाएगा आपके 25%। यानी कि आपके उस दुकानदार को कितना लाभ हो गया है, आपके 25% लाभ उसने किस पे कमा लिया है, वस्तु पर कमा लिया है। सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी को लॉक कर देंगे। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 15% वार्षिक वर्ष यानी प्रति वर्ष वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज पर क्या दर पर 2 वर्ष की अवधि के लिए कितने रुपए ले लिए, 24,800 पर प्राप्त होने वाली राशि ज्ञात कीजिए। क्या लगाना है यहाँ पर, चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज लगाना है। कितना हो जाएगा 34,779 क्या हो जाएगा 98 हो जाएगा, 31,798 हो जाएगा, 32,798 हो जाएगा, 33,798। उत्तर को देखकर एक बात तो कंफर्म है, साथ लास्ट में क्या आ जाएगा 798, तो 100% आएगा ही आएगा। यहाँ पर देख लेंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र क्या होता है। यदि आपको सूत्र नहीं पता है तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और आपका क्या हो जाएगा मोए मोए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मोए मोए हो जाएगा, और आपकी क्या हो जाएगी मजाक बन जाएगी, या आपके नंबर माइनस मार्किंग में आ जाएंगे। आपको सूत्र ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, आपको सूत्र लिखेंगे। सूत्र क्या होता है आपके, ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर कितना होता है आपके ए क्या हो जाएगा आपके चक्रवर्ती ब्याज के समय, तो यानी क्या हो जाएगा आपके मूल राशि के समय चक्रवर्ती ब्याज लगाएंगे वो हो जाएगा। उसके साथ क्या हो जाएगा आपके, क्या हो जाएगा मूलधन, मूलधन इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पर कोष्ठक लग जाएगा, और क्या हो जाएगा 1 प्लस यानी दर, यानी क्या हो जाएगा ब्याज की दर बटा क्या हो जाएगा 100, और फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा टी
टी आपके घात में लग जाएगा, दर आ जाएगी बटा 100 आ जाएगा, 1 प्लस दर बटा 100, मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा 100 की घात क्या हो जाएगी, समय। ये आपके सूत्र हो जाएगा। मूलधन कितना दे रखा है आपके 24,000 दे रखा है, 24,800 आपके मूलधन है, इंटू कितना आ जाएगा 1 का 1 आ जाएगा, प्लस कितना आ जाएगा दर। दर क्या दे रखा है, प्रति वर्ष की चक्रवृद्धि की दर यानी कितना दे रखा है 15%, यानी 15 यहाँ आ जाएगा, बटा कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। और टी कितना दे रखा है 2 वर्ष दे रखा है, घात पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे। इसको सोल्व करने पर बहुत ही आसानी से क्या आने वाला है, जल्दी से सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर इसका मान रखेंगे तो यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे, क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या करेंगे लघुत्तम लेंगे, 100 लघुत्तम लेंगे, 100 को क्या हो जाएगा 100 प्लस 100 प्लस 15 कितना हो जाएगा 115 बटा कितना आ जाएगा 100 का घात कितनी हो जाएगी 2, यानी इंटू कितना आ जाएगा 24,800 का 800 ऐसा हो जाएगा। तो इसको खोलेंगे, ये स्क्वायर हटेगा तो क्या हो जाएगा 115 बटा 100, यहाँ पर भी आ जाएगा 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए। फिर क्या करेंगे सर जी, यहाँ पर 115 में किसका भाग देंगे 5 का भाग देंगे, ये कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा, यानी 23 बार चला जाएगा। यहाँ पर देंगे कितनी बार चला जाएगा 20 बार चला जाएगा। फिर यहाँ पर किसका भाग देंगे आपके किसका भाग देंगे 5 का देंगे, 5 का भाग कितनी बार चला जाएगा 23 बार चला जाएगा। ये कितने हो जाएंगे आपके 4 आ जाएंगे। अब 4 का भाग किस में देंगे आपके 248 में देंगे, कितनी बार चला जाएगा 6 और 2 62 बार चला जाएगा। अब क्या आ गया 62 इंटू 23 इंटू कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। ये करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा आपकी 32,798। ये आपके आ गया। इसको सोल्व करने पर आपकी कितना आ जाएगा 32,798 आ जाएगा, यानी कि करेक्ट आंसर कौन सा हो गया सी, एकदम करेक्ट आंसर हो गया। सी को लॉक कर देंगे, आंखों ही आंखों में लॉक कर देना है। जल्दी जल्दी क्वेश्चन करने हैं क्योंकि आपको 90 मिनट मिलेंगे। 120 क्वेश्चन को करने में कितना समय लगेगा, खाली सिर्फ और सिर्फ 1.5 घंटा मिलेगा, यानी 90 मिनट ही मिलेंगे। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 36 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलने वाली एक ट्रेन एक सिग्नल को कितने 12 सेकंड में पार करती है, ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। ट्रेन की लंबाई ज्ञात करने वाले में 10 क्वेश्चन, लगभग 10 क्वेश्चन, कितने लगभग 10 क्वेश्चन पहले भी करवा चुका हूं। तो ये क्वेश्चन तो आपको क्या करना है, आपका उत्तर, इसका उत्तर आपको कमेंट में आना है। किसमें देना है, कमेंट में देना है। और आपको ट्रेन की लंबाई ज्ञात करनी है। ट्रेन की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र मैं आपको बता देता हूँ। दूरी बराबर क्या हो जाएगा आपके चाल इंटू समय, या फिर यहाँ पर सूत्र क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा क्या हो जाएगा समय हो जाएगा। ये आपके सूत्र लगाना है। यहाँ पर आपके क्या दे रखी है, चाल दे रखी है 36 मीटर प्रति सेकंड, और समय दे रखा है। आपको क्या ज्ञात करनी है, दूरी ज्ञात करनी है। ये तो आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो। चाल यहाँ क्या दे रखी है 36 दे रखी है, दूरी ये दे रखी है। तो जल्दी से कमेंट में बताइएगा कि यहाँ पर उसकी क्या हो जाएगी, ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी। जितनी दूरी वो तय करेगी उतने की उतनी ट्रेन की लंबाई हो जाएगी। इतना मैं बता देता हूँ, और इसका उत्तर जल्दी से आपको ही बताना है, कमेंट में बताना है। और आपके आगे देख लेते हैं, आगे क्वेश्चन है या नहीं है। आगे क्वेश्चन नहीं है, आगे क्वेश्चन नहीं है। तो आपको क्या रहना है, अगले वीडियो तक क्या करते रहिए, बहुत ही अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे से करते रहिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए क्या करते हैं, जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।